स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे और इस चैप्टर की पूरी पढ़ाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगी ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना हो और आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी कि इस चैप्टर से आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना तो भूलिएगा ही मत, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं, टेस्ट लूं, सभी चीजों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे साथ जुड़ के रेगुलर क्लास कर सकते हैं। हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं। तो हम चलिए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के 5th चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं। तो सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन आता है रोजगार हमारा क्या होता है। बुक में भी यही क्वेश्चन है। तो रोजगार हम लोग किसको कहते हैं? तो रोजगार से अभिप्राय देश की मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त कर सके। न्यूनतम आवश्यकता क्या सब होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोजगार का अभिप्राय क्या था? मतलब रोजगार का मतलब क्या हो गया? मानव संसाधन, जैसे में जो हम लोग हैं, आप हुए, हम हुए, ये सब जो मानव होते हैं, मानव को ऐसे कामों में लगाना, ऐसे काम काज करना जिससे जो हमारे देश की जो उत्पादकता है वो बढ़ सके और सामान्य जो जनमानस है इसकी देश की न्यूनतम आवश्यकता, जो न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकता है उसको रोटी, कपड़ा और मकान इसको प्राप्त किया जा सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, भारत में कृषि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है। भारत में जो है सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने का जो क्षेत्र है वो है कृषि। इसके साथ साथ ही उद्योग, व्यवसाय, स्वास्थ्य, यातायात आदि ऐसे क्षेत्र है जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो उपलब्ध रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो है कृषि। अगर आपसे कोई पूछा तो आप लोग ये बताइएगा कृषि जो लोगों को सर्वाधिक रोजगार देता है भारत में। और इसके साथ साथ ही उद्योग, व्यवसाय, स्वास्थ्य, यातायात आदि ऐसे क्षेत्र में भी जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती है। तो ये हो गया रोजगार। रोजगार अगर आपसे कोई पूछा रोजगार क्या होता है तो आप लोग बता सकते हैं रोजगार एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें हम लोग मानव संसाधन को ऐसे काम क्रिया में लगाते हैं जिससे उसके उद्देश्य की उत्पादकता बढ़ सके और उसके सामान्य जरूरत जो है वो पूरी हो सके। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है हमारा रोजगार क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोजगार एवं सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रोजगार एवं सेवाएं। तो रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर अपने जीविको उपार्जन मतलब अपने जिंदगी जीने के लिए धन एकत्रित करता है, रोजगार कराता है। रोजगार एवं सेवाएं क्या है? रोजगार एवं सेवाएं का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर अपने जिंदगी चलाने के लिए धन एकत्रित करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार और सेवाएं एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर रोजगार नहीं मिला तो फिर उस सेवाएं का क्षेत्र का भी विस्तार नहीं होगा, अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है। तो रोजगार एवं सेवाएं का संबंध आप लोग देख लिए। आपसे क्वेश्चन होगा, आपके बुक में भी क्वेश्चन है रोजगार एवं सेवाएं में अंतर लिखिए या क्या अभिप्राय है। तो आप लोग बताइएगा रोजगार एवं सेवाएं जो है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा से अपने जीवन उपार्जन के लिए अपने धन को एकत्रित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं क्या है? एक दूसरे के पूरक है। मतलब अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है। अब अपने हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही सबको हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपका बुक का एक टॉपिक को लेकर संक्षिप्त में लेकर आ रहे हैं ताकि आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो। और अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अब हम जो फोकस लेकर चल रहे हैं एक चैप्टर को पूरे एक दिन में ही खत्म करना। जो हमारा क्रैश कोर्स में ये शेड्यूल जारी होगा, लेकिन मैं अभी ही आप लोगों को उसकी आदत लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आधा घंटा में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले जब हम आधा घंटा लेते थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, फिर 15 मिनट में भी आप लोगों को दिक्कत होने लगी। तो अब जो हमारा वीडियो का जो क्लास होगा वो कम से कम आधा घंटा का ही होगा। तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। अब हमारा आता है, आप लोग समझिएगा आर्थिक विकास क्या होता है। तो रोजगार एवं सेवाएं को आर्थिक क्रियाओं के विकास एवं विस्तार से रोजगार और सेवा जो है आर्थिक विकास के क्रियाकलाप को संकल्प करती है।
इसलिए कहा जाता है आर्थिक प्रगति के कारण देश का विकास या सेवा क्षेत्र का विकास होता है। तो आर्थिक विकास के जो क्षेत्र है वो 3 है। कितने क्षेत्र है आर्थिक विकास के? 3 क्षेत्र। आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं। तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र है। पहला है हमारा कृषि क्षेत्र, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। पहला हमारा क्या है? कृषि क्षेत्र, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। सेकेंड हमारा उद्योग क्षेत्र, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। उद्योग क्षेत्र क्या बोले? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और थर्ड हमारा आता है सेवा क्षेत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर। तो कृषि क्षेत्र को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अंग्रेजी हो गया। जो आर्थिक विकास जो होते हैं ये देश में 3 तरह से होते हैं। कृषि क्षेत्र से एग्रीकल्चर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेवा क्षेत्र जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला के 44.9% लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो है सेवा क्षेत्र में। तो हम लोग इसी को एक एक समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कृषि क्षेत्र क्या होता है। पहला पॉइंट हमारा कृषि क्षेत्र हम लोग किसको बोलेंगे? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 67% लोग प्रतिशत बोझ है। मतलब कृषि क्षेत्र पर जो है भारत की जो जनसंख्या है उसका 67% लोग जो है वह कृषि पर डिपेंड करता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ये हो गया हमारा कृषि क्षेत्र में। आप लोग लिख सकते हैं कृषि क्षेत्र में यहाँ जो ये कृषि प्रधान देश है, इसी कारण यहाँ पर अधिकतर लोग कृषि पर आश्रित रहते हैं, जो 67% है। सेकेंड आता है हमारा उद्योग क्षेत्र। रोजगार का जो दूसरा क्षेत्र होता है वो उद्योग क्षेत्र होता है। पहला क्षेत्र होता है हमारा कृषि क्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछा आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या होता है, तो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र हमारा कृषि क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र हमारा उद्योग क्षेत्र होता है। और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र होता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए डिफाइन किया कि इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र आप लोग समझ लिए, रोजगार का जो दूसरा क्षेत्र होता है वो हमारा उद्योग क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। इस उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र के भी माध्यम से रोजगार की जो है प्राप्ति की जा सकती है। और देश में औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में भी रोजगार की वृद्धि होती है। मतलब उद्योग क्षेत्र क्या हो गया? औद्योगिक क्षेत्र में अगर आपके आसपास में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया लगेगी, मतलब उद्योग क्षेत्र लगेंगे, उससे ज्यादा ही उस एरिया में जॉब की बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारा एक दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड हमारा है सेवा क्षेत्र। थर्ड हमारा क्या है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। क्या पॉइंट आप लोग समझे? आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण जो है सेवा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र जो है रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगा है। सेवा क्षेत्र में जो है आन दिन मानव संसाधन के लिए जो बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगा है। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज्यादा हो गया है। वर्तमान समय में जो है 50% में ज्यादा हो गया, जिसमें 2007-08 के अनुसार सेवा क्षेत्र में जो रोजगार का वृद्धि था वह था 55.1%। तो ये हो गया हमारा सेवा क्षेत्र जिसमें लोग सब काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्थिक विकास का क्षेत्र। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेवा क्षेत्र का भाग। अब आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। मैं आपको यहाँ जो है पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसका आपको एक्सप्लेनिंग में आपको समझा देता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ मैं बताऊंगा कौन क्या किस में आता है, और आप लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। आप लोग यहाँ अच्छे से देखेंगे स्क्रीन पर, और एक एक पॉइंट जहां जहां इंडिकेट होगा आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे। तो सेवा क्षेत्र का जो भाग होता है वो जो है 2 भागों में होता है। कितने भागों में? 2 भागों में होता है। पहला होता है हमारा सरकारी क्षेत्र, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है गैर सरकारी क्षेत्र। पहला होता है हमारा क्या है? सरकारी क्षेत्र। अब हम लोग सरकारी क्षेत्र किसको बोलते हैं? जब देश और राज्य की सरकार जो है लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है उसको हम लोग सरकारी सेवा बोलते हैं। और जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में गैर सरकारी संस्थान के सहयोग से आपको जॉब पहुंचाती है उसको हम लोग गैर सरकारी सेवा, जिसको हम लोग प्राइवेट जॉब भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो सरकारी सेवा हम लोग किसको बोलते हैं आप लोग समझिए। सरकारी सेवा जब देश और राज्य की सरकारें लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे ही हम लोग सरकारी सेवा क्षेत्र कहते हैं। सरकारी सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? जब देश की सरकारें
जब देश और राज्य की सरकारें, सॉरी दोस्तों, जब देश और राज्य की सरकारें लोगों को काम के बदले आपको मासिक वेतन देते हैं, जिसको हम लोग गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, उसको हम लोग सरकारी सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन में पूछा भी गया, सरकारी सेवा क्षेत्र क्या है। अगर किसी साल सरकारी सेवा क्षेत्र पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम गैर सरकारी सेवा क्षेत्र पूछा गया है। तो आप लोग सरकारी सेवा क्षेत्र समझ गए। जब देश और राज्य की सरकारें लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी सेवा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं सैन्य सेवा, जिसको सैनिक लोग सेवा देते हैं। दूसरा शिक्षा सेवा, जिसको हम लोग गवर्नमेंट टीचर बोलते हैं। रेल सेवा, ये भी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वायुयान सेवा, बस सेवा, बस भी कुछ कुछ गवर्नमेंट अंतर्गत चलती है, उसके जो पैसे होते हैं उसको गवर्नमेंट पे करते हैं। स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, अभियंत्र सेवा, बैंकिंग सेवा, कृषि सेवा। बैंकिंग सेवा में आप भी उसको सैलरी नहीं देते हैं, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है। बैंकिंग सेवा में उसको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलती है। तो ये सभी हमारा हुआ सरकारी सेवा। सैन्य सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, शिक्षा सेवा, वायुयान सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्र सेवा, कृषि सेवा। और इस सब क्षेत्र में जो आते हैं, इसको जो सैलरी देती है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जाती है। इसमें कोई क्षेत्र जो है प्राइवेट के तहत भी, जैसे वायुयान सेवा भी आजकल प्राइवेट चलने लगी है, वायुयान सेवा भी प्राइवेट चलने लगी है, शिक्षा सेवा भी प्राइवेट चलती है, स्वास्थ्य सेवा भी प्राइवेट चलती है, रेल भी आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसमें भी कुछ कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो अब जो भी ट्रेन प्राइवेटाइजेशन चल रही है तो उसको सैलरी उसको प्राइवेट कंपनी दे रही है। अब आते हैं हम लोग गैर सरकारी सेवा किसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं, गैर सरकारी सेवा। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी समझने में दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करना नहीं भूलेंगे और आप इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलते चलेंगे, ताकि अगर आप कभी बाद में भी देखें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम इसी तरह से सेटिंग करते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए, इंटरेस्ट भी बना रहे और आप भी पढ़े भी। और मैं आप लोगों का एक सपोर्ट की जरूरत है कि अगर आप लोग हमारे किसी भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ताकि जो है आपको पूरा का पूरा समझ में आए और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो अब आते हैं हम लोग गैर सरकारी सेवा किसको बोलते हैं। जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोगों अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन से लाभान्वित होते हैं, उसको हम लोग गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा किसको को बोलते हैं, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम को गैर सरकारी संस्था के सहयोग से चलाती है, उसको हम लोग गैर सरकारी संस्थान बोलते हैं। ऐसे लोग जो है अपने प्रयास से ऐसी सेवा का सृजन से लाभान्वित होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर सरकारी सेवा। इसमें आते हैं बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवा, अन्य गैर सरकारी सेवा। मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, ये सभी आते हैं गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका। अब हम लोग क्या समझेंगे, रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की क्या सब भूमिका है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन कराने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन कराने के लिए बहुत सारे काम, अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग रोजगार सृजन के रूप में रखते हैं। जैसे गवर्नमेंट हमें जॉब देने के लिए बहुत सारे काम चला रहे हैं, जिसमें पहला होता है हमारा काम के बदले अनाज योजना। पहला हमारा क्या है, काम के बदले अनाज योजना, जो हमारा 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि काम के बदले अनाज योजना कब से चलाई जा रही है। तो काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर 2004 से चला रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो 1980 ईस्वी से चल रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। थर्ड हमारा है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 1883 ईस्वी से चल रही है। चौथा हमारा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो हमारा 20 अक्टूबर 1980 से चल रही है। पांचवा जो है वो हमारा जवाहर रोजगार योजना जो हमारा 1989 से चल रही है। और हमारा एक नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह। तो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत सारे काम चलाने जा रहे हैं रोजगार सृजन के लिए। तो आप लोग इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ताकि आप लोगों को कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप लोग इसको पढ़ के याद कर सके। तो आप लोग एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, तब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाह्य स्रोत हम लोग किसको बोलते हैं। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आप लोग अभी क्लास के दौरान ही याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में
एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। बाह्य स्रोत जिसको हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं, यह क्या होता है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्थान या समूह से प्राप्त करती है, तो इसे हम लोग बाह्य स्रोती आउटसोर्सिंग बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोती? जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या कोई अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवाएं, नियमित दोस्तों नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय, वो स्वयं अपनी कंपनी, जैसे हम कुछ कंपनी अपना खोले हैं तो हम अपनी कंपनी की बजाय दूसरे से मदद ले रहे हैं, दूसरे से सामान मंगा रहे हैं, इसी को हम लोग विदेशी स्रोत या संस्थान या समूह बोलते हैं। इसी को हम लोग बाह्य स्रोती आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी सेवाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग अब इसको समझिए, बुनियादी सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और आप लोग इसकी डायग्राम को जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको आप लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। मैं आपको एक एक लाइन में ब्रीफ कराता जाऊंगा और आप लोग इसको समझते जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं बुनियादी सेवाएं, सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो बुनियादी सेवाएं जो है ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? जिसको हम लोग, इसका दूसरा नाम है बुनियादी सुविधाएं का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होती है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आधारभूत सूचनाएं जो होती हैं ये दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। पहला होता है हमारा आपका आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा होता है हमारा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, जिसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। वो आर्थिक आधारभूत संरचना जिसको हम लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बुनियादी सुविधा जो होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो तरह की होती है। पहला होता है हमारा आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा होता है हमारा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं हम लोग आर्थिक आधारभूत संरचना में। तो आर्थिक आधारभूत संरचना जो है, इसको जो है आपको चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला जो होता है वो होता है हमारा बीज, जिसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं। तो फाइनेंस में हम लोग किसको रखते हैं? बैंकिंग क्षेत्र को, बीमा क्षेत्र को, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र। तो मैं आप लोगों को जो पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं यहाँ डायग्राम से समझा रहा हूं और आप लोग इसको, जो मैं बातों को बताऊं, आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग समझे कि बुनियादी सेवाएं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा होता है हमारा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो आर्थिक आधारभूत संरचना जो है, इसको चार भागों में बांटा गया है। उससे पहला भाग है हमारा वित्त, जिसको फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस सेक्टर में जिसको रखा गया है वो है आपको बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य सरकारी वित्तीय संस्था, मतलब जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड जितना भी कामकाज होते हैं उसको हम लोग वित्त क्षेत्र में रखते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ऊर्जा। दूसरा हमारा क्या होता है? ऊर्जा, जिसको हम लोग एनर्जी क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें आता है हमारा कोयला, विद्युत सेल, पेट्रोलियम गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं अन्य, ये सब आते हैं हमारे ऊर्जा के अंतर्गत। थर्ड जो होता है, थर्ड हमारा है यातायात, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। थर्ड हमारा क्या है? यातायात, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान, ये सभी आते हैं हमारे यातायात के अंतर्गत। और चौथा जो हमारा है वो है संचार। चौथा हमारा क्या है? संचार, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इसमें इसके जो अंतर्गत आते हैं वो है डाक, तार, टेलीफोन, टेली संचार, मीडिया और अन्य, ये सभी आते हैं हमारे संचार के अंतर्गत। तो आर्थिक आधारभूत संरचना जो होती है ये चार तरह के होते हैं, वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार। अब हम आते हैं गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। अब हम क्या आते हैं? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें पहला आता है हमारा शिक्षा। पहला हमारा क्या आता है? शिक्षा, जिसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। शिक्षा में हमारा क्या सब आता है? ये सब अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, जिसको मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता से वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से, इसको जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना जो इसको अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंतः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया जाता है। गैर आधारभूत संरचना जो है इसका अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों के खुशहाली में वृद्धि होता है, और आर्थिक आधारभूत संरचना जो है इसको प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। तो गैर आधारभूत संरचना, इसमें आता है पहला शिक्षा, दूसरा आता है हमारा नागरिक सेवाएं। दूसरा हमारा क्या आता है? नागरिक सेवाएं, जिसके अंतर्गत आपका हो गया आपको
सामाजिक चेतना, सफाई, ये सभी अन्य काम जो आते हैं नागरिक सेवाएं के अंतर्गत। और थर्ड जो हमारा है वो है आपको स्वास्थ्य, जो हमारा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, ये सभी गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी स्टूडेंट। ये जितने भी मैंने बताया था मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इरेज और स्लाइड। तो आप लोग जो है इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बुनियादी सुविधा को मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। इसका अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना दीजिएगा तो अगर ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछता है तो 3 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है आर्थिक आधारभूत संरचना या बुनियादी सुविधाएं क्या है। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से आधारभूत ढांचा या बेसिक, इसका दूसरा जो नाम है बुनियादी सुविधाएं का, वो है आधारभूत ढांचा क्या है। तो ये क्वेश्चन आधारभूत ढांचा क्या है इसको लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। तो अगर आप स्क्रीन पर जितना बात बताए गए हैं उतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो 5 में आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब बताइएगा आप लोग 2 नंबर कहाँ कटा, तो 2 नंबर आप लोग इसके बारे में 1 लाइन और इसके बारे में 1 लाइन लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर में लिख जाएगा। जिसे आप लोग लिख दीजिएगा आर्थिक आधारभूत संरचना जो ये प्रत्यक्ष रूप से काम करता है लोगों की खुशहाली के लिए, लेकिन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना जो ये अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी स्टूडेंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आधुनिक मंदी का जो है सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इस आधुनिक जो मंदी थी इससे जो है सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। उपभोक्ता की मांग बढ़ी लेकिन परंतु उत्पादकता को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। सभी को उपभोक्ता मतलब कि आपको सामान खरीदने की डिमांड बढ़ी लेकिन जो है सामान का जो सही रेट होता था वो कंपनी को नहीं मिल पा रहा था। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। इसका जो घटा हुआ वो किसको, भारत में उन लोगों को हुआ जो दूसरे राज्य में दूसरे राष्ट्र में जाके काम कर रहे थे। उत्पादन से उत्पादन क्रिया स्थिर करना पड़ गया। उत्पादन से जो उत्पादन क्रिया थी उसको रोकना पड़ा। अत्यधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या करने जैसी घटनाएं होने लगी। अत्यधिक जो घाटा होने लगा उससे विकसित जितने भी राष्ट्र उसमें आत्महत्या घटना की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार वर्तमान जो मंदी था इसका प्रभाव विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव था। जितने भी विकसित राष्ट्र थे उस समय के सारे पर बहुत ही काफी प्रभाव पड़ा था आर्थिक मंदी का। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है आधुनिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है आधुनिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो भारत पर इसका असर कम पड़ा था क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में थी। भारत में जो है आधुनिक मंदी का जो असर था वो बहुत कम पड़ा था क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में थी। यहाँ के इंजीनियर जो है क्योंकि यहाँ के इंजीनियर बाहरी स्रोतों में लगे थे, बाहर के काम काजों में यहाँ के इंजीनियर ज्यादा लगे हुए थे। और खासकर भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में काफी मजबूत है और पूरे इंजीनियरों का स्थान रखता है। तो इस कारण आर्थिक मंदी का जो भारत पर प्रभाव कम पड़ा था क्योंकि यहाँ के जो इंजीनियर थे वो बाहरी स्रोतों पर काम कर रहे थे, वो वहां से मंगा के यहाँ सामान डेवलप कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं खत्म होता है और इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स के 5th चैप्टर को भी आज की क्लास में खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन को। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके आंसर सेशन को। और आज के क्लास में जो सब क्वेश्चन आपके बुक से डिस्कस नहीं हो पाया है, जैसे में हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के जुड़े 5 सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, रोजगार एवं सेवा क्या कहते हैं, आर्थिक संरचना क्या है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब कि कल के ऑब्जेक्टिव के सेशन में भी देख लेंगे जो जो क्वेश्चन छूट गया है। और मैंने जैसा आज की क्लास के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा लेकिन सेपरेट जो आंसर है ये 4 क्वेश्चन का लिखाना बच गया था तो मैं ये 4 क्वेश्चन का आप लोगों को लिख देता हूँ, लिख दूंगा कल क्लास में। अब आता हूँ इसका पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, देखिए आपको वहाँ एक अटेंडेंस लिंक या अटेंडेंस का आपको वहाँ सिंबल मिल रहा होगा। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके अपना अटेंडेंस फिलअप कर देंगे। अभी के बाद का जो हमारा टाइम हो रहा है 8:26। क्या उतना टाइम हो रहा है 8:26 के बाद का आपका रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड होगा। जितने भी स्टूडेंट 8:26 के बाद अपना रिस्पॉन्स देंगे उसका एक्सेप्टेड होगा। तो नीचे सिर्फ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए,
वहां आपको एक अटेंडेंस मेक का लिंक होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके अपना अटेंडेंस बनाइए। और जो स्टूडेंट डायरेक्ट मैसेज करते हैं उसको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, ये मेरा लास्ट स्टेप नहीं है। आप लोग पहले अपना अटेंडेंस बनाएंगे ताकि मुझे पता चल सके आप क्लास किए थे। तो आप 8:26 के बाद का अपना रिस्पॉन्स सेव कर सकते हैं और आपका रिस्पॉन्स जो मैं लूंगा वो 8:32 तक का, मतलब 5 मिनट का आप लोगों को टाइम दूंगा। 5 मिनट में आप लोग अपना अटेंडेंस फिलअप कर देंगे, नाम, मोबाइल नंबर और क्लास किए थे या नहीं, ये यस या नो में आंसर देखिए आप लोग अपना क्लास को कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन आंसर को देखेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग को हम एंड कर देते हैं। तो चलिए वो लोग अपने लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करते हैं। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं कल जो है इंग्लिश का क्लास है हमारा 3 बजे, तो कल इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और रात में जो है हम लोग वह है आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।